आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 29 अक्टूबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। रूस ने दागा समंदर का शैतान, पोसाइडन न्यूक्लियर ड्रोन का कामयाब टेस्ट। इटली के बयान में झलकी नाटो की कमजोरी, कहा यूक्रेन अब अपने खोए इलाके कभी वापस नहीं ले सकेगा। गजा में इसराइल ने मचाई तबाही, 104 फलस्तीनी शहीद, 46 बच्चे शामिल। हमास का आया जवाब, कहा सीज फायर तोड़ने का पूरा जिम्मेदार है इसराइल। सीज फायर बचाने की कोशिश में जुटा कतर। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने गजा की तबाही को बताया इंसानियत के माथे पर बदनुमा दाग। उलझन में पाकिस्तान, गजा में फौज भेजने पर कोई फैसला नहीं। और तुर्की में जमहूरियत की 102वीं सालगिरह पर एर्दोगान की वार्निंग, ईरान और सऊदी अरब ने दी मुबारकबाद। ये थी कुछ हेडलाइंस। इनके अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। गज़ा की खबरें हैं आगे और ज़्यादा हैं, तो पहले कुछ और खबरें, क्योंकि दिन भर गज़ा की खबरें मैं आपको पहले ही देता रहा हूँ। पहली खबर यह है कि रूस ने एक ऐसे न्यूक्लियर ड्रोन का टेस्ट किया है जिसका दुनिया में कोई तोड़ नहीं। ये दावा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुद किया है। इसका नाम है पोसाइडन, और पोसाइडन का मतलब होता है दुनिया को हिलाकर रख देने वाला या एक समुद्री राक्षस वगैरह। बुध को पुतिन ने कहा कि रूस ने न्यूक्लियर प्रोपेल्ड अंडर वाटर ड्रोन पोसाइडन का कामयाब टेस्ट कर लिया है। पुतिन ने कहा कि पहली बार हमने न्यूक्लियर पावर इंजन से ड्रोन लॉन्च करने में कामयाबी हासिल की है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पुतिन ने दावा किया कि ये ड्रोन ना तो रडार पर डिटेक्ट किया जा सकता है और ना ही इसे इंटरसेप्ट करके गिराया जा सकता है। इसकी स्पीड और डेप्थ का दुनिया में किसी हथियार से कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने कहा कि पोसाइडन की तबाही की ताकत रूस की सबसे भारी सार्मत न्यूक्लियर मिसाइल से भी ज्यादा है। ये पुतिन कह रहे हैं कि ये रूस की सबसे खतरनाक मिसाइल से भी ज्यादा, ये ड्रोन जो समंदर से लॉन्च होता है, ये ड्रोन अंडर वाटर ड्रोन पानी के अंदर से जो लॉन्च होता है, ये रूस की सबसे ताकतवर मिसाइल से भी ज्यादा तबाही मचा सकता है। तो फिर रूस ने आखिरकार क्या बना लिया है? मुझे लगता है इस पर एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। यूक्रेन अब अपने खोए इलाके कभी वापस नहीं पा सकेगा, कभी नहीं जीत सकेगा। ये बात इटली के डिफेंस मिनिस्टर क्रोसेटो ने साफ साफ कह दी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के पास अब अपनी ताकत नहीं बची, और इतनी ताकत नहीं बची कि वो रूस से अपने कब्जाए हुए इलाके वापस छीन सके, फिर चाहे उसे वेस्ट की मदद ही क्यों ना मिल जाए। बताइए, मतलब मगरिब भी अगर मदद दे दे तो भी यूक्रेन नहीं जीत सकता उन इलाकों को। इतालवी न्यूज़ एजेंसी अंसा के मुताबिक क्रोसेटो ने एक इंटरव्यू में कहा कि 2014 में और फिर 2022 के बाद जो इलाके यूक्रेन ने खोए, उन्हें वापस लेना अब सबकी नज़र में नामुमकिन है। रूस वो ज़मीन कभी नहीं छोड़ेगा और यूक्रेन उसे अकेले या हमारी मदद से भी दोबारा हासिल नहीं कर सकता। क्रोसेटो का ये बयान नाटो के अंदर उस बढ़ती बेचैनी की झलक है जहां अब कई मुल्क इस जंग के नतीजों पर सवाल उठाने लगे हैं। इटली का ये कबूलनामा यूक्रेन की हार की मुनादी कर रहा है, हालांकि अभी इस जंग का फैसला होना बाकी है। दारफुर जल रहा है। इस साल अब तक 1850 सूडानी आम लोग जो थे वो मारे गए हैं। ये यूनाइटेड नेशंस का बयान है। एल फाशर की नाकेबंदी तोड़ने का मुतालबा किया गया है यूएन की तरफ से। यूएन के मुताबिक सूडान के नॉर्थ दारफुर में जनवरी से अब तक 1850 से ज़्यादा शहरी मारे जा चुके हैं, जिनमें करीब 1350 सिर्फ घिरे हुए शहर अल फाशर में जान गंवा चुके हैं, जहां आजकल कत्ल गारत जारी है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि असल आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वहां तक पहुँचना बेहद मुश्किल है। जंग के बीच इलाका कटा हुआ है और कम्युनिकेशन ठप है। अभी कल ही हमने आपको खबर दी थी कि पिछले 2 दिन में 2000 लोगों के मारे जाने की खबर है। यूएन के तर्जुमान स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि अल फाशर और उसके इर्द गिर्द लोग लंबे और सख्त घेराबंदी में फंसे हुए हैं। तेजी से बढ़ती भुखमरी, बीमारियां और लड़ाई रोज नई लाशें गिरा रही हैं। यूएन ने रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ से घेराबंदी हटाने और इंसानी मदद का रास्ता खोलने की मांग की है। अब खबरें गजा से। अमेरिका की सीज फायर डील की खुली धज्जियां उड़ाते हुए इसराइली फौज ने गजा पर कल रात से आज सुबह तक जबरदस्त हमले किए। ऐसे वहशियाना हमले जैसे जंग में भी कभी कभी देखने को मिले थे। इन हमलों में 104 फलस्तीनी शहीद हुए, इनमें 46 मासूम बच्चे शामिल थे। फलस्तीनी
सिविल डिफेंस ने ये बताया कि पिछले 12 या 14 घंटों में दर्जनों इलाके राख में तब्दील कर दिए गए हैं। पहले जारी आंकड़ों में 91 मौतें बताई गई थीं, 42 सेंट्रल गजा, 31 नॉर्थ गजा और 18 साउथ गजा में, लेकिन अब मरने वालों की तादाद 3 डिजिट्स में पहुंच गई है और सीज फायर अब बस कागज पर बाकी रह गया है। हालांकि एक फौजी की मौत का बदला लेने के लिए मचाए गए इस कत्लेआम के बाद इसराइल अब सीज फायर कायम रखने की बात कर रहा है। कह रहे आप सीज फायर खेलते हैं, हमने बहुत खेल लिया, हमने अपना बम खूब गिरा लिए, बहुत दिन से हम रुके हुए थे। तो फिलहाल सीज फायर नाजुक है, लेकिन सीज फायर खत्म नहीं हुआ है, टूटा जरूर है। गजा में ताज़ा इस्राएली हमलों में 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादत के बाद हमास ने सीज फायर के डगमगाने के लिए इसराइल को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। हमास के बयान में कहा गया है कि इस खतरनाक बढ़ोतरी के सियासी और मैदानी नतीजों की तमाम जिम्मेदारी इस्राएली हुकूमत के सिर पर है। हमास ने साफ कहा कि वो गजा पर न्यू रियलिटीज़ थोपने की इसराइली कोशिश को नाकाम करेगा और वो सीज फायर समझौते की खुद पाबंदी पर कायम जरूर रहेगा। हमास ने सीज फायर के मीडिएटर्स से अपील की कि वो इसराइल पर यह प्रेशर डालें कि वो अपने हमले ना करें, ताकि वो हमले रोके और समझौते की पूरी तरह से पासदारी करे। हमास ने मीडिएटर से प्रेशर डालने को कहा है। इसीलिए हमास ने अमेरिका पर भी सख्त ज़ुबानी निशाना साधा और कहा कि अमेरिका की मिलीभगत ने नेतन्याहू की फासिस्ट हुकूमत को सियासी पनाह दी है ताकि वो हमारे बच्चों और औरतों का खून बहाना जारी रख सके। ये हमास का इल्ज़ाम है। अब कतर की तरफ से भी बयान आ गया है। ये कहा गया है कि सीज फायर बरकरार रहेगा और दोनों पार्टीज ने हामी भर दी है। गजा में इसराइली हमलों के बावजूद कतर ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका की मदद से हुआ सीज फायर कायम रहेगा। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस से कहा, अच्छी बात यह है कि दोनों पार्टी मान रही हैं कि सीज फायर को बरकरार रखना चाहिए, यानी कि हमास भी और इसराइली हुकूमत भी, और ये भी कहा कि समझौते की पासदारी करनी चाहिए। इस बात पर भी दोनों पार्टीज में इत्तेफाक है। कतर ने कहा कि जंग को किसी भी कीमत पर और किसी के भी चाहत पर फिर से भड़कने नहीं दिया जाएगा, चाहे भले कोई कितनी भी कोशिश कर ले। गजा की तबाही हद से बाहर है। ब्रिटेन का इसराइल पर यह सख्त लहजा आज सामने आया कि इस्तामा बोले इंसानियत मिट रही है। गजा पर इसराइल के नए हमलों से लंदन तक सियासी तूफान उठाया है। अखबारों में, बयानों में ही सही। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने कहा कि गजा की तबाही सोच से पार है। इस कदर बर्बादी इंसानियत के माथे पर दाग है। हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए कीयर स्टारमर ने सीज फायर की नाजुक हालत पर फिक्र जताई और कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पीस प्लान ही इस जंग को रोकने का आखिरी रास्ता है। उन्होंने कहा कि अब सबसे बड़ी ज़रूरत है तेज़ी और बड़ी तादाद में राहत पहुंचाने की, ताकि गजा को सांस लेने का मौका मिल सके। ब्रिटेन ने साफ कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि सीज फायर की शर्तों को निभाया जाए, वरना ये इलाका हमेशा के लिए राख में बदल जाएगा। गजा में पाकिस्तानी फौज की तैनाती पर अब तक फैसला नहीं हो पाया है। बड़ी कंफ्यूजन है। अमेरिका की सरपरस्ती में पेश हुए 20 पॉइंट वाले अमन प्लान के तहत गजा में एक टेम्पररी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात की जाएगी, लेकिन इसमें पाकिस्तान की शिरकत पर अभी आखिरी फैसला नहीं हो पाया है। जबकि पाकिस्तान गजा की आवाज़ हमेशा से उठाता रहा है, लेकिन फोर्स भेजने पर असमंजस है। पाकिस्तानी वजीर दिफा यानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये मसला अभी प्रोसेस में है, फैसला बाद में होगा। मैं पहले से कुछ कहकर जल्दबाजी नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत इस मुद्दे पर कौमी असेंबली और तमाम इदारों को भरोसे में लेकर ही आखिरी फैसला करेगी। यानी पाकिस्तान की इस्लामी हुकूमत अब भी गजा के मुसलमानों की सलामती और सिक्योरिटी को लेकर कशमकश में है। दोस्तों, कल एक ऐसी बड़ी मुलाकात का दिन है जिस पर दुनिया की निगाहें अभी से जा टिकी हैं। बीजिंग ने तस्दीक कर दी है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात 30 अक्टूबर को साउथ कोरिया में होगी। इसका मकसद है दोनों मुल्कों के दरमियान महीनों से चल रहे तिजारती तनाज़े को, टेंशंस को कम करना, जो ट्रेड को लेकर है। ट्रंप ने सियोल में कहा कि मुझे लगता है कि हम एक शानदार डील करेंगे। अमेरिका और चाइना दोनों के लिए अच्छा सौदा होगा और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, जब सियोल में
शी जिनपिंग और ट्रंप आमने सामने होंगे तब ट्रेड वॉर थमेगी या नया दांव चला जाएगा, इस पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। सियोल में डोनाल्ड ट्रंप पहले से मौजूद हैं। आप सब जानते होंगे कि वो मीटिंग के लिए गए हैं। वहां शी जिनपिंग से कल मुलाकात होनी तय पाई गई है। ट्रंप के साउथ कोरिया पहुंचने से पहले ही किम जोंग उन ने मिसाइलें दागनी दनादन और इसके बाद सियोल में माहौल गर्मा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साउथ कोरिया पहुंचने से ठीक एन पहले नॉर्थ कोरिया ने सी टू सरफेस, समंदर से सतह तक क्रूज मिसाइलों का टेस्ट किया। स्टेट मीडिया KCNA के मुताबिक ये मिसाइलें कोरिया के पेनिनसुला के वेस्टर्न हिस्से से दागी गईं। ट्रंप आज ही ग्योंगजू पहुंचे, जहां वो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन यानी एपेक के फोरम के सिलसिले में कई लीडर्स और कारोबारियों से मिलेंगे। एपेक फोरम के सिलसिले में उन्हें जल्द ही चीनी सदर शी जिनपिंग से भी बातचीत करनी है, जैसा कि हम बता चुके। एयरफोर्स वन पर सफर के दौरान ट्रंप ने कहा कि किसी न किसी वक्त हम नॉर्थ कोरिया से भी डील करेंगे। बहुत दूर नहीं, बहुत वक्त नहीं लगेगा, बल्कि किसी करीबी वक्त में, मतलब यूं समझिए महीनों या कुछ और थोड़े वक्त में किम जोंग उन से हमारी मुलाकात होगी और हम आपस में डील कर लेंगे। तुर्की ने आज अपनी जमहूरियत की 102वीं सालगिरह मनाई और इस मौके पर प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने अपने बयान में कहा कि हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं ताकि तुर्की की जमहूरियत हमेशा कायम रहे, हमेशा जिंदा रहे। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की की जमहूरियत सदियों पुराने उस जज्बे की आखिरी मंजिल है जो कुर्बानी, आज़ादी और अज़्म की बुनियाद पर खड़ी है। उन्होंने शहीदों और मुजाहिदीनों को रहमत और एहतराम के साथ याद किया जिनके खून से तुर्की की सरजमीन वतन बनी। एर्दोगान ने साफ कहा कि जो लोग हमारी एर्दोगान ने साफ वार्निंग दी कि जो लोग हमारी कौमी एकता पर, हमारी कौमी यूनिटी पर हमला करना चाहते हैं, जो अफरा तफरी की सियासत खेलते हैं, उन्हें न कामयाबी मिलेगी न मौका मिलेगा। तुर्की हर साजिश को नाकाम करेगा। ईरान और तुर्की के रिश्तों में नई गर्माहट आ रही है। सर्दी के मौसम में ये गर्माहट बहुत अच्छी है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान और तुर्की के मजबूत रिश्ते दोनों मुल्कों के साथ साथ पूरे इलाके में अमन, सलामती और तरक्की की गारंटी है। तुर्की के रिपब्लिक डे पर अपने तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान को मुबारकबाद देते हुए मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, आज के हालात में ईरान तुर्की ताल्लुकात मजबूत करना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों में सदियों पुराना भाईचारा और साझी विरासत है और अब वक्त है कि सियासी, इकनॉमिक और कल्चरल ताल्लुकात को एक नए मुकाम पर ले जाया जाए। ये ईरान के सदर कह रहे हैं। पेज़ेश्कियान ने उम्मीद जताई कि मिलकर कोशिशों और लगातार बातचीत से ईरान और तुर्की के रिश्ते आने वाले वक्त में और गहरे होंगे ताकि ये दोस्ती सिर्फ दोनों मुल्कों की ही नहीं बल्कि पूरे इलाके की सुकून की दीवार बन जाए। वो लोग जो कहते हैं कि सीरिया से बशर अल असद की हुकूमत तुर्की ने हटा दी, इसराइल से मिल गया, ईरान की IRGC को भी भगा दिया, ये किया वो किया, उन्हें देखना चाहिए कि ईरान के सदर, सुनना चाहिए कि ईरान के सदर क्या कह रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में मोहरे इधर से उधर शिफ्ट होते रहते हैं। ऐसा रूस ने बशर के बाद अहमद अल शरा से ताल्लुकात वसी करने शुरू कर दिए हैं और इधर तुर्की के साथ ईरान अपने जो है रिश्ते बेहतर कर रहा है, जबकि बहुत से लोग तुर्की के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, यूं रहिए, पढ़िए, देखिए मत, मेरा भी वीडियो मत देखिए अगर आप अच्छा पढ़ने शुरू कर देते हैं, क्योंकि देखने में एजेंडा सेट कर देते हैं। मेरे वीडियो में आपने कभी किसी को गाली देते देखा, ईरान को या गैर ईरान को? वो मेरा काम नहीं है और मेरे मयार को सूट भी नहीं करता जो मेरी परवरिश है। मैं क्यों आपको एक परसेप्शन और एक प्रोपेगेंडा और एजेंडा में डाल दूं कि आप इससे नफरत करें, इससे मोहब्बत? वो मेरा काम नहीं। मेरा काम न्यूज़ देना है, वो फैसला करना आपका काम है। लेकिन आज ज़्यादातर लोग दिखाई और बताई जाने वाली चीज़ों से और बातों से मुतासिर होकर अपना नज़रिया बना लेते हैं। तो अपना नज़रिया बड़ा करिए। आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है और आपसे कहा गया है इकरा। समझ रहे हैं? सऊदी अरब के बादशाह और वली अहद दोनों ने तुर्की को यौम जमहूरियत पर मुबारकबाद दी। मकाम मुक़द्दसैन के पासबा बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को रिपब्लिक डे पर मुबारकबाद का पैगाम भेजा। बादशाह सलमान ने एर्दोगान की सेहत
اور کامیابی اور ترکی کی قوم اور حکومت کے لیے ترقی اور خوشحالی کی دعا کی۔ ولی عہد کراؤن پرنس اور وزیر اعظم محمد بن سلمان نے بھی اس موقع پر ایردوغان کو اسی طرح کا مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔